उदय का कथन चल रहा है। योग मार्गणा हो चुकी थी, कुछ बचा था। वैक्रियक काय योग तो हो गया था। ये भी हो गया था। आरग आरग मिश्र। आगे अभी एक कार्मण काय योग में उदय आदि का कथन दो गाथाओं से किया जाता है। ओघम कम्मे सरगदी पत्तेया हारुराल दुग मिस्सम उबघाद पड़ विगुब्बधु थीणति संठाण संगदीणथी साणे थी वेद छिदोई निरियदु निर्याउगम नतियदसयम इगिवंडम पड़वीसम मिच्छादिषु चौसुवोच्छेदो कहते हैं ओघम कम्मे। कम्मे यानी कार्मण काय योग में ओघ के समान प्रकृतियों को जानना, और जो विशेषता है वो यहाँ आगे बताते हैं। जो गुण स्थान में सामान्य से 122 प्रकृतियाँ उदय योग्य बताई थीं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए कार्मण काय योग के लिए सर गदी पत्तेय आहार रुराल दुग इन सब का द्विक लेना, यानी स्वर का द्विक लेना। वो कहाँ चला गया सेटिंग में? स्वर द्विक, जैसे सुस्वर दुस्वर कहते हैं, यही स्वर द्विक है। तो ये सब प्रकृतियाँ यहाँ पर कम करनी है। स्वरद्विक कार्मण काय योग में स्वरद्विक नहीं होगा, क्योंकि कार्मण काय योग तो विग्रहगतो कर्म योग है, तो वहाँ पर ये सब प्रकृतियों के उदय नहीं होंगे। स्वर है, गति है, गति द्विक, ये भी प्रशस्त अप्रशस्त व्यायो गतियाँ, ये दोनों गतियाँ। पत्तेय द्विक है ना, प्रत्येक और साधारण। फिर आहार द्विक, आहारक शरीर अंगोपांग। उराल द्विक, औदारिक शरीर अंगोपांग। ये सब वहाँ पर नहीं होंगे। कोई भी कार्मण काय योग के समय पर अन्य कोई योग नहीं होंगे। आहारक द्विक भी नहीं होगा, औदारिक द्विक भी नहीं होगा, वैक्रियक द्विक भी नहीं होगा, जो आगे बताया जा रहा है। फिर मिस्सम यानी सम्यक मिथ्यात्व का उदय भी वहाँ नहीं रहता, क्योंकि कार्मण काय योग में तीसरा गुण स्थान नहीं होता। उपघात का भी उदय नहीं है वहाँ, परघात का भी उदय नहीं है। उपघात पण का मतलब उपघात पंच, उपघात, परघात, आतप, उद्योत और उच्छ्वास, ये 5 प्रकृतियों का उदय नहीं है वहाँ पर, है ना। फिर ये विगुब्ब द्विक, वैक्रियक द्विक, वैक्रियक शरीर अंगोपांग, इनका भी नहीं है। थीणति, इनका भी नहीं होता। स्त्यान गृद्धि त्रिक का भी, ये भी अपर्याप्त अवस्था में इनके उदय नहीं होते। संठान और संगधि मतलब सभी प्रकार के संस्थान
और सभी प्रकार के सहनन, 6 संस्थान और 6 सहनन। क्यों हो जाता है, डिम क्यों हो जाती है इसके बाद? इनका भी उदय नहीं है, 6 संस्थान का भी और 6 सहननों का भी। तो ऐसी ये कुल मिलाकर के, ठीक है 33 प्रकृतियां हैं। ये सब टोटल कितनी, 122 में से ये 33 प्रकृतियां कम कर देना तो 89 रह जाएंगी उदय योग्य ये प्रकृतियां हैं। ये हो गया सामान्य से मिथ्यात्व गुण स्थान की बात। अब आगे साणे, साणे माने सासादन गुण स्थान में थी वेद छिदी, जो उदय विच्छुत्ति है वो स्त्री वेद की कर देना। दूसरे गुण स्थान में स्त्री वेद की विच्छुत्ति हो जाती है ना, क्योंकि कार्मण का योग में आगे भी और भी गुण स्थान तो होंगे ही। पहला होता है, दूसरा भी होता है, चौथा भी होता है और फिर 13वां होगा। ये 4 गुण स्थान होते हैं कार्मण काय योग में भी। तो इसलिए स्त्री वेद की भी विच्छुत्ति दूसरे गुण स्थान में हो जाएगी, है ना। और इसके अलावा निरय दु और निरय आउगम, ये नरक द्विक, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी और नरक आयु, इन 3 का भी वहाँ पर उदय नहीं होगा, क्योंकि सासादन गुण स्थान के साथ में इनका उदय नहीं होता। तो नरक संबंधी ये तीनों प्रकृतियों का उदय नहीं होगा। इस तरह से जानना। ती यद स्वयं आउगम न तीयद स्वयं, क्या ये तीयद स्वयं, एक वंडम पणवीसम। अच्छा, ती माने 3, तीय दशयम ऐसा है, तीय दशयम, यानी मिथ्यात्व गुण स्थान में 3 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति बताई, सासादन में दशयम माने 10 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति जानना। एक ही बंडम पड़वीसम मिच्छा दिशु चौसु वोच्छेदो, मिथ्यात्वादि इन 4 ही गुण स्थान में विच्छेद जो हो जाता है वो इसी क्रम से लगाना। तो मिथ्यात्व में 3 प्रकृतियों की, सासादन में 10 प्रकृतियों की, फिर चौथा गुण स्थान आएगा असंयत गुण स्थान, उसमें एक ही वंडम माने 51 प्रकृतियों की, और फिर 13वां गुण स्थान आएगा संयोग केवली का, उसमें पड़वीसम माने 25 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होती है। ये यहाँ पर बताया गया है ना। तो इस तरह से यह जानना। अब मिथ्यात्व गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति 3 प्रकृतियों की होती है ना। तो इसमें मिथ्यात्व नाम कर्म भी आ जाए, मिथ्यात्व कर्म भी आ जाएगा, और उसके साथ में नाम कर्म की 2 प्रकृतियां आ जाएंगी, सूक्ष्म और अपर्याप्त, है ना। इन 3 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति पहले गुण स्थान में हो जाएगी। और जो यहाँ पर उदय योग्य प्रकृतियाँ 89 बनी थी, 122 में से 33 कम करके, वो आप मूल में 89 उदय योग्य प्रकृतियाँ रखें। गुण स्थान 4 हैं, तो पहले गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति 3 की हो गई, है ना। अनुदय जो है वो 2 प्रकृतियों का रहेगा, एक तीर्थंकर प्रकृति का, और पहला गुण स्थान है तो सम्यक्त प्रकृति का, है ना। और विच्छुत्ति होगी मिथ्यात्व की, सूक्ष्म की, अपर्याप्त की। तो ऐसे करके 3 की उदय विच्छुत्ति, 2 का अनुदय, और 89 में से 2 कम कर दोगे तो 87 का उदय पहले गुण स्थान में कहलाएगा। फिर दूसरे गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति बताई ना सासादन में 10 की, तीय दशयम, तो 10 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति है,
और उदय उदय रह जाएगा 3 और 2 5, और 3 और जोड़नी पड़ेंगी। नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, नरक आयु, ये 3 और साथ में ले लेना। तो 8 प्रकृतियां अनुदय रूप हो जाएंगी, है ना। 3 2 5 तो पहले गुण स्थान वाली, और 3 ये नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी और नरक आयु, इनका दूसरे गुण स्थान में उदय नहीं होता। तो ये 8 प्रकृतियां 89 में कम कर दो, तो 81 प्रकृतियां उदय योग्य रह जाएंगी दूसरे गुण स्थान में। ठीक है, बंद कहाँ से आ गया। फिर चौथा गुण स्थान में इसी तरह से निकाल लेना। ऊपर के दूसरे गुण स्थान की अनुदय रूप 8 प्रकृतियां, उदय विच्छुत्ति की 10 प्रकृतियां, 10 और 8 18। अब यहाँ पर चौथा गुण स्थान आ गया, तो ये प्रकृतियां यहाँ जुड़ जाएंगी। नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, नरक आयु, जो तीसरे गुण स्थान में कम हुई थी, ये यहाँ पे जुड़ जाएंगी। तो ये सम्यक प्रकृति भी जी इसमें आ जाएगी। तो ये 4 प्रकृतियां अनुदय में तो ये कम हो जाएंगी, जब उदय में जुड़ जाएंगी, अनुदय में कम हो जाएंगी। तो 18 में से 4 गई, तो 14 प्रकृतियां अनुदय की हो गई, और 89 में से यही 14 कम कर दो, तो 75 बचेगा। यही जो है उदय योग्य प्रकृतियां हो जाएंगी। चौथे गुण स्थान में उदय योग्य प्रकृतियां 75 हो गई। ठीक है, और उदय विच्छुत्ति यहाँ पर बताई है। एक ही वंडम पीछे गाथा बताई थी। चौथे गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति 51 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति बताई है। हाँ, तो ये सब भी इसमें जुड़ जाएंगी जो ऊपर के गुण स्थानों की थी। असंयत की ये 15 प्रकृतियां आगे के गुण स्थानों की भी जोड़ लेंगे इसमें। देश संयत गुण स्थान वगैरह सबकी जो उदय विच्छुत्ति हो जाएगी, वो सब प्रकृतियां यहीं पे जुड़ जाएंगी। इस सब मिला करके 51 हो जाएंगी, है ना। सब गुण स्थानों की मतलब चौथे गुण स्थान की 15 प्रकृतियां होंगी। वैक्रियक द्विक के बिना ये 15 प्रकृतियां, और देश संयत गुण स्थान में 8 थी, तो 7 यहाँ पर उदय विच्छुत्ति होगी उद्योत के बिना, है ना। तो 5वें गुण स्थान की 7 प्रकृतियां जोड़ी जाएंगी। 6वें गुण स्थान की 1 प्रकृति जोड़ी जाएगी जो सम्यक प्रकृति है, हाँ, जो आगे आएंगी। अपूर्व करण गुण स्थान की हास्यादि षटक, ये 6 प्रकृतियां जुड़ेंगी। 9वें गुण स्थान की, है ना, ये 5 प्रकृतियां होंगी स्त्री वेद को छोड़ करके। और 10वें गुण स्थान में एक लोप प्रकृति रह जाएगी वो, और 12वें गुण स्थान की 16 प्रकृतियां हैं ये सब मिला करके 51 प्रकृतियां हो जाती हैं। तो ये चौथे गुण स्थान की उदय विच्छुत्ति हो गई 51 की। फिर आया 13वां गुण स्थान सीधा, और 13वें गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति 25 की बताई है गाथा में। अनुदय रूप प्रकृतियां यहाँ पर रह जाएंगी, जो ऊपर वाले गुण स्थान की उदय विच्छुत्ति की 51 प्रकृतियां और अनुदय की 14, ये जोड़ लो 65 हो गई। और यहाँ पर संयोग केवली गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का भी उदय आएगा, तो ये अनुदय में तो ये कम हो जाएगी, उदय में जुड़ जाएगी। तो 64 प्रकृतियां अनुदय वाली हो गई, और 25 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति हो गई। अब बची कितनी? 89 में से अनुदय वाली ही 64 घटा दो, कितनी बचेंगी? 25 प्रकृतियां ही उदय योग्य बचेंगी। जो ऊपर 89 पूरी थी ना उदय योग प्रकृतियां, उनमें से ये अनुदय रूप 64 प्रकृतियां कम कर देने पर
25 प्रकृतियों का ही उदय है और 25 प्रकृतियां जो उदय विच्छुत्ति वाली हैं। अब जो बची रह गई वो सब इसी में आ गई। इति अनुदय में तो 12वें गुण स्थान तक के लिए जाएंगी और फिर जो माइनस करनी है वो उदय योग की जो प्रकृतियां थी पूरी 89 उनमें से माइनस हो जाएंगी, तो जो बची रह जाएंगी वो सब आगे की भी गुण स्थान की होंगी ही, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये 25 प्रकृतियां उदय में हैं और 25 प्रकृतियों को ही उदय विच्छुत्ति यहां होनी है। इस तरह से योग मार्गणा का वर्णन पूरा हो जाता है ना। सहनन कार्मण का योग में शरीर ही नहीं है, सहनन कहाँ से आएगा। कार्मण का योग में न शयनन है न संस्थान है, यहाँ तो कार्मण का योग में। तो इस तरह से समझ आता है कुछ है? बाद में ही पढ़ते हो कि नहीं आपस में, क्योंकि बिना पढ़े तो समझ भी नहीं आना है। थोड़ा बहुत बाद में भी पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा, थोड़ा बहुत पकड़ में आएगा। तो मोटी मोटी बातें हैं, कुछ नियम जो सामने आ जाते हैं हर एक मार्गणा में उदय आदि को लेकर के, उतना भी ध्यान में रखोगे तो धीरे धीरे गति आ जाएगी। अब आगे आती है वेद मार्गणा। मूलो गंपुम वेदे थावर चौ निरय जुगल तिथ्यरम इग विगलम थी संडम तावम निर्याउगम नथी। अब ये वेद मार्गणा शुरू हुई है ना, तो सबसे पहले यहाँ पुरुष वेद में बताया जाता है पुम वेदे मूलोगम, जो मूलोक के समान जानना। अब मूलोक तो कह दिया 122 प्रकृतियों का है, विशेष क्या है वो अब बताते हैं। थावर चौ, स्थावर आदि 4 प्रकृतियां, निरय जुगल माने नरक द्विक और तिथ्यरम माने तीर्थंकर। इगी माने एक इंद्री, विगलम माने विकलत्रय, थी माने स्त्री वेद और संड माने नपुंसक वेद, तावम माने आतप और निरय आउगम माने नरक आयु। ये प्रकृतियां यहाँ पर उदय के योग्य नहीं होती हैं। कहाँ पर? पुरुष वेद में। सही बात भी है, जहाँ पुरुष वेद का उदय होगा वहाँ पर स्थावर आदि 4 प्रकृतियां होंगी ही नहीं, क्योंकि ये नपुंसक वेद के साथ होती हैं एक इंद्री में। नरक द्विक नहीं होगा, क्योंकि पुरुष वेद के साथ नरक द्विक का कोई संबंध नहीं है। पुरुष वेद के साथ तीर्थंकर का भी संबंध नहीं है, हाँ, क्योंकि वेद का तो 9वें गुण स्थान तक ही उदय आदि का सद्भाव है, बाद में 13वें गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है, तो उसका भी कोई काम नहीं। यहाँ एक इंद्रिय है, विकलत्रय है, स्त्री वेद है, नपुंसक वेद है, ये सब इसके विपरीत हैं। आतप भी है और नरक आयु है। ये सब 15 प्रकृतियां उदय योग्य यहाँ पर नहीं होती हैं। तो पुरुष वेद के साथ 15 प्रकृतियों का यह उदय नहीं होगा, ऐसा ज्ञान रख करके आप इस वेद मार्गणा को आगे समझ सकते हैं। और इसमें गुणस्थान कितने होंगे? तो 9 गुणस्थान होंगे, पहले से लेके अनिवृत्तिकरण का 2 भाग होते हैं, एक सवेद भाग और एक
अवेद भाग। तो सवेद भाग तक ही वेद पाया जाता है, उसके बाद में उसका अभाव माना जाता है। तो 9वें गुण स्थान तक यथा योग्य जिसमें जितनी भी उदय अनुदय बनेंगी वो आप चार्ट से देख लेना। अब यहाँ पर उदय योग्य तो 122 में से 15 कम कर दो तो 107 प्रकृतियां उदय योग्य रह जाएंगी। उन्हें 107 को ध्यान में रख करके मिथ्यात्वादि गुण स्थान आपको लगाने हैं। तो पहले गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति एक गुण प्रकृति की होगी जिसे मिथ्यात्व कहेंगे, है ना। और अनुदय कितनी प्रकृतियों का होगा? तो 4 प्रकृतियों का अनुदय होगा, सम्यक्त्व का, सम्यक मिथ्यात्व का और आहारक द्विक का। तो इस तरह से तीर्थंकर तो इस 107 में ही कम हो चुकी है ना। तो आहारक द्विक, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये 4 अनुदय की हो गई। तो 107 में से ये 4 कम कर दो तो उदय के योग्य 103 रह गई। इस तरह से मिथ्यात्व गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति 1 की, अनुदय 4 का, उदय 103 का, ऐसे करके बन जाएगा। फिर दूसरा गुण स्थान आएगा, उसमें उदय विच्छुत्ति अनंतानुबंधी 4 कसायों की हो जाएगी। तो उदय विच्छुत्ति की 4 प्रकृतियां वो हो गई। और अनुदय जो ऊपर की ही प्रकृतियां थीं, पहले गुण स्थान की अनुदय और उदय विच्छुत्ति वाली 4 और 1 5 प्रकृतियां वही अनुदय रूप हो गई। उन्हीं 5 को 107 में से कम कर दो तो 102 प्रकृतियां उदय योग्य रह गई, है ना। तो थोड़ा सा चार्ट सामने बना करके रखोगे तो ध्यान सही से बना रहेगा। इन किताबों में चार्ट नहीं बना? हाँ, तो चार्ट से वो क्लियर होता जाता है, सामने लिखा रहता है। ऐसे करके 9 गुण स्थानों तक आपको ले जाना है ना। और पुरुष वेद की बात विस्तार तो खूब है, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, इसमें विशेषता क्या है तो आगे बताते हैं। इत्थि वेदे वितः हार दु पूरी सूण मिथ्य संयुक्तम ओगम संडे नहीं सुर हार दु थी पुंसु राउ तिथियरम। पुरुष वेद की जो प्रकृतियां थीं, इत्थि वेदेवी तहा, उसी प्रकार से स्त्री वेद में भी उदय योग्य प्रकृतियां जानना। कितनी? 107। फिर भी कुछ कम कर देना। क्या? हार दु, आहारक द्विक इसमें कम हो जाएगी, है ना। आहारक द्विक का स्त्री वेद के साथ, है ना, संबंध नहीं बनता, इसलिए आहारक द्विक मूल से ही कम हो जाएगी। 105 ही जो है उदय योग प्रकृतियां रह जाएंगी। बाकी जहाँ पर पहले पुरुष वेद था वहाँ पर यहाँ स्त्री वेद कर देना, पुरुष वेद की जगह, वो एक बराबर ही रहेगी प्रकृति। तो यहाँ पर स्त्री वेद की उदय योग्य प्रकृतियाँ मात्र 105 रह जाएंगी। इस तरह से हार्दु पुरुषूणम इत्थि संयुक्तम ये हो गया। ओगम संडे नहीं, है ना। संडे माने अब नपुंसक वेद में लगा रहे हैं, ये स्त्री वेद का कथन हो गया। अब नपुंसक वेद में ओग में 122 जो प्रकृतियां बताई थी उनमें से ये वाली कम कर देना। सुर हार दु यानी देव द्विक और आहारक द्विक, ये नपुंसक वेद के साथ कम कर देना, क्योंकि नपुंसक वेद के साथ देव द्विक का कोई काम नहीं है, देवगति देवगत्यानुपूर्वी का, है ना। आहारक द्विक का भी नपुंसक वेद के साथ कोई काम नहीं है।
फिर स्त्री वेद भी कम कर देना, क्योंकि नपुंसक वेद की मार्गणा है, तो स्त्री वेद पुरुष वेद ये कुछ नहीं रहेंगे इसमें। आऊ माने देवायु, सुरायु, देवायु भी नहीं होता नपुंसक वेद के साथ। और तीर्थंकर का भी कोई काम नहीं है, तीर्थंकर नामकर्म का। तो नपुंसक वेद की मार्गणा में इन 8 प्रकृतियों को कम कर देना 122 में से। तो 114 प्रकृतियां नपुंसक वेद में उदय योग्य प्रकृतियां कही जाएंगी, है ना। और गुणस्थान तो इनके भी कम नहीं है ना। सब स्त्रियों के भी गुणस्थान स्त्री वेदियों के, पुरुष वेदियों के बराबर ही रहते हैं। और यहाँ तक कि नपुंसक वेदियों के भी बराबर ही है। सबके 9 गुणस्थान सबके बनेंगे, है ना। हाँ, तो जो 9वां गुणस्थान बन गया तो सब मोक्ष ही जा रहे हैं, सब वेद के बिना ही जाते हैं मोक्ष, तो वेद के साथ कौन जाता। तो भाव वेद की अपेक्षा से, है ना, स्त्री वेद भी 9वें गुणस्थान तक पहुँचते हैं, नपुंसक वेदी भी 9वें गुणस्थान तक, सवेद भाग तक पहुँचते हैं। इस तरह से गुणस्थानों की अपेक्षा समानता है। और जो थोड़ी सी उदय योग प्रकृतियों में अंतर था वो यहाँ बता दिया। पुरुष वेद में 107 थी, स्त्री वेद में 105 और नपुंसक वेद में 114। 8 कम करके 22 में से। तो इस तरह से ये जो विशेषताएं हैं उनको ध्यान में रख करके ये वेद मार्गणा पूर्ण हो जाती है। हाँ, बस इतनी विशेषता ध्यान रखनी है। क्या? आहारक देख। अब 6वां गुणस्थान 7वां गुणस्थान तो होगा, लेकिन आहारक दिक् का उदय स्त्री वेद के साथ विरोध को प्राप्त है, नपुंसक वेद के साथ भी विरोध को प्राप्त है। आहारक रिद्धि जो है वो मात्र पुरुष वेदियों को ही प्राप्त होती है। अन्य किसी रिद्धि के लिए इतना नियामकता नहीं है, केवल आहारक रिद्धि का ही है। और आहारक रिद्धि का नाम 48 रिद्धियों में आता नहीं है ना। आहारक दिक् तो ये अलग से मानी जाती है, आहारक रिद्धि आहारक दिक् का होता है। ठीक है। इसी तरह से अब कसाय मार्गणा में आते हैं। तिथियर माण माया लोह चौकूण मोघमिय कोहे अणरहि दे निगि विगलम ताव अण को आड़ु थावर चौकम। कहते हैं कि ये जो कसाय मारना है उसमें कोहे माने क्रोध कसाय में पहले आपको बता देते हैं। तो ओघम इह, ओग को सामने रखना, 122 प्रकृतियां जो ओग की हैं उनको सामने रख करके क्या करना कि 4 कसायों में अब जब क्रोध मार्गणा लेंगे तो क्रोध को छोड़ करके बाकी तो मान माया लोभ इनका चतुष्क ये तो कम हो ही जाएगा, है ना। हाँ, चतुष्क कम हो जाएगा, 4 3 12 कम हो जाएंगी, है ना। अनंतानुबंधी मान माया लोभ ऐसे अप्रत्याख्यान और संजुलन सबके प्रत्याख्यान, तो ये 12 कसाय ये कम हो जाएंगी। फिर इसके बाद तिथ्यर तीर्थंकर प्रकृति भी, है ना। तिथ्यर माण माया लो चौक, ये इसका मतलब हो गया। तीर्थंकर कर्म अलग और मान माया लोभ का चतुष्क, इनको ऊण करके ओग में से इनको ऊण कर देंगे तो क्रोध कसाय में उदय योग्य प्रकृतियां आ जाएंगी। तो ये 12 और एक तीर्थंकर
13 प्रकृतियां 122 में से कम कर देंगे तो 109 प्रकृतियों का उदय क्रोध कषाय में बतेगा। हम्म हम्म क्रोध में लगाएंगे तो सिर्फ क्रोध मार्गणा में आएगा, जब मान मार्गणा में आएगा तो उसमें क्रोध का उदय नहीं होगा, तो बाकी की 3 उसमें दूसरी बार है ये कम हो जाएंगे। वो तो अलग बात है, उदय तो एक ही का होगा ना, प्रेरित वगैरह तो बगल रहे होगे, तो उदय तो एक ही का होगा, उदय तो जिसका होगा वही माना जाएगा। तो 109 प्रकृतियां उदय योग्य हैं क्रोध कषाय में, और यही सब में रहेंगी, है ना। मान माया लोभ में सब में उदय आदि का कथन इसी तरह से चलेगा, कोई खास अंतर नहीं आएगा, बस एक क्रोध में ही समझ लोगे सब में आ जाएगा। इसके अलावा गुणस्थान की अपेक्षा से देखेंगे तो अणरहिते माने अनंतानुबंधी से रहित, है ना, और न इग विगलम निग विगले माने एक इंद्रिय, विकलत्रय, आतप ताव माने आतप, और अणकोह माने अनंतानुबंधी क्रोध, और आणुपूर्वी और थावर का चतुष्क यानी 4 आनुपूर्वियां और स्थावर आदि 4, इनका भी न माने बीच में जो निकला उसमें इनका उदय नहीं है, ये मानना, है ना। हाँ, वो एक अलग कंडीशन बताई जा रही है। ऐसे भी मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं जिनकी अनंतानुबंधी कषाय की विसंयोजना हो चुकी होती है ना। तो जो अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके जो मिथ्यात्व में आते हैं, तो उनके लिए शेष जो 3 प्रकार के क्रोध होंगे, है ना, उनमें इन कर्मों का भी उदय नहीं होगा। एकेंद्रीय, विकलत्रय, आतप, अनंतानुबंधी क्रोध 4, है ना, 4 आनुपूर्वी, क्योंकि अनंतानुबंधी क्रोध ये विसंयोजना को प्राप्त हो गया, है ना। तो शेष 3 प्रकार के जो क्रोध होंगे उनमें जो है इन प्रकृतियों का भी 14 प्रकृतियों का उदय नहीं होगा, और साथ ही साथ में सम्यक तो सम्यक मिथ्यात् और आहारक दुख इनका भी उदय नहीं होगा। इस तरह से यहाँ पर ये विशेषता बताई जाती है। मतलब मिथ्या दृष्टि यहाँ पर 2 तरह के हो गए, एक तो अनंतानुबंधी कसाय से सहित, और एक ऐसे भी मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं जिनकी अनंतानुबंधी कसाय नहीं होती, उनकी विसंयोजना हो चुकी होती है, और वो जो मिथ्या दृष्टि होंगे तो उनके लिए इन 14 प्रकृतियों का भी उदय नहीं है, उसकी यहाँ पर ये बात कही गई है। माने अनंतानुबंधी 4 कसायों की विसंयोजना कर देने से वो कसाय ही मतलब एक तरह से सत्ता में नहीं रहती, है ना। तो उसका तो मिथ्यात्व का उदय के साथ में अनंतानुबंधी का उदय होना वैसे तो सामान्य रूप से अनिवार्य होता है। पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी का उदय भी रहता है, लेकिन ये एक कंडीशन अलग बनती है जिसमें कोई ऐसा जीव जो अनंतानुबंधी कसाय की विसंयोजना कर चुका हो, फिर बाद में वो मिथ्या दृष्टि जब होता है तो मिथ्यात्व के उदय में वह पहले गुण स्थान तो बन जाएगा, लेकिन उस जीव के अनंतानुबंधी कसाय का उस समय पर उदय नहीं होता है। तो ये विसंयोजना करने वाले जीव की एक विशेष कंडीशन होती है, उसके लिए यहाँ बताया कि इस जीव के अनंतानुबंधी कसाय की सत्ता नहीं होने के कारण से मिथ्यात्व का उदय तो रहेगा, अनंतानुबंधी कसाय की विसंयोजना, उसका 4 कसायों का उदय नहीं है ना। तो ऐसा हाँ, सिर्फ पहले गुण स्थान में जब वह जीव आता है तो उस जीव का पुनः, है ना, आने पर जो भी अनंतानुबंधी कसाय होती है
तो उसका फिर नया बंद शुरू होता है। तो उसका जब बंद शुरू होता है तो उदय आने में उसको एक आवली का काल लग जाता है, इसे बंधावली कहते हैं। तो उदय उसका एक आवली काल के बाद आएगा। तो उस अवस्था में यहाँ पर जो कंडीशन बनती है उसको कहते हैं विसंयोजना के साथ में मिथ्यात्व गुण स्थान, है ना। तो मतलब विसंयोजना होने के बाद में जैसे ही वो मिथ्यात्व गुण स्थान में आया तो अनंतानुबंधी का अब उसके पास सत्य तो है नहीं है, तो वह नया बंद करेगा। तो वही नया बंद उदय में आएगा, तो उसको उदय में आने में एक आवली काल लगेगा। तो फिर उसके बाद में उसको अनंतानुबंधी चार कसाय का उदय होने लगेगा। अभी तो एक आवली काल तक उसके चार कसाय का उदय नहीं रहता। हाँ हाँ, अनंतानुबंधी कसाय का उदय नहीं रहता। नहीं, मिथ्यात्व रहेगा, मिथ्यात्व गुण स्थान में है ना, तो मिथ्यात्व नहीं रहेगा तो गुण स्थान कैसे बनेगा। हम्म हम्म अठारह कहाँ है, 14 प्रकृतियां बताई गई थी ना अभी। उदययुग प्रकृतियां तो 109 बताई जा रही हैं सामान्य से। तो वो तो 122 में से ये 13 प्रकृतियां कम करके उदययुग प्रकृतियां 109 बनेंगी, जो पहले बता चुके हैं। हम्म हाँ, अगर मिथ्यात्व को उदय नहीं हो तो पहले गुण स्थानीय कैसे बनेगा। तो मिथ्यात्व का उदय होता है आप, अभी ये एक विशेष कंडीशन है जो आपको अभी कभी पढ़ाई नहीं गई, इसलिए विचित्र लग रहा है। हाँ, बस विसंयोजना वाली कंडीशन है। विसंयोजना से संयोजना होती है तो एक आवली काल तक उसमें अनंतानुबंधी का उदय नहीं रहता। उस स्थिति में इन प्रकृतियों का वहाँ पर उदय नहीं होगा, ये भी इसमें विशेष रूप से बताया गया है। तो उस समय उस जीव के, अब ये जो 109 थी और 109 में से 4 की विसंयोजना हो गई तो 105 बची। और इन 105 में से जो नीचे 14 लिखी हैं अलग से, इनके बिना 91 प्रकृतियों का वहाँ उदय होगा पहले गुण स्थान में, ऐसा जानना। ये जो 14 प्रकृतियां बाद में बताई ना, एक इंद्रिय, विकलत्रय, आतप, अनंतानुबंधी, क्रोध, चार अनुपूर्वी, स्थावर आदि 4, ये 14 प्रकृतियों का 105 में से कम करना है ना। जो पहले 109 प्रकृतियां थीं उनमें से फिर 4 कम करने पर अनंतानुबंधी 4 कसाय का उदय नहीं है, तो वो 4 कम करने पर 105 बची। उन 105 में से 14 और कम कर देना जो गाथा में अंत में बताई गई हैं, तो 91 प्रकृति का उदय उसके होगा। हाँ, बस उस समय पर बाकी का फिर 122 में से जो 13 बताई थी 109 प्रकृतियों का उदय सामान्य से मिथ्या दृष्टि जीव के होगा, ऐसा जानना। तो अनंतानुबंधी संबंधी भी तो अपने को क्रोध मान माया लोभ चारों है ना, चारों ही का उदय नहीं है ना वहां पे। तो उनको तो कम कर दिया, वो तो कम में ही चल रही हैं अभी, तो कहाँ जोड़ कहाँ दिया उनको, वो तो कम ही है। 109 में 12 कसाएं कम की थी, तो वो मान माया लोभ कौन सी, जो अनंतानुबंधी के अलावा अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, चतुष्क, इनकी 4 12 वो कसाएं कम की थी। क्या हो गया,
क्या हो गया? पहले जो कम की थी वो तो 4 थी, 12 कम की थी ना। तो 12 कौन सी थी? अनंतानुबंधी को छोड़ करके अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन की ये 4 थी, 12 कम थी। तो उसमें क्या दिक्कत हो रही? तो ये 112 22 में से ये वाली 12 कसाएं कम थी, तीर्थंकर प्रकृति और मिला करके 13 प्रकृतियां कम कर दी, तो 109 बची थी। तो ये 109 तो कॉमन है, सामान्य से जो भी मिथ्या दृष्टि गुण स्थान होगा उसमें। अब जब अनंतानुबंधी की विसंयोजना के बिना है तो उसमें अनंतानुबंधी की भी ये 4 प्रकृतियां कम कर दी, तो 105 रह गई। फिर 105 में जो विसंयोजना के बिना होगा उसमें कभी भी ये एक इंद्रिय, विकलत्रय, आतप, इन कर्मों का उदय उसके साथ नहीं बनेगा मिथ्या दृष्टि में भी। तो इसलिए ये 14 प्रकृतियां उसके साथ और कम कर दी। जो विसंयोजना करके आया है मिथ्या दृष्टि उसमें ये नहीं होंगी उदय में, हाँ अन्य में होंगी। हाँ हाँ होता है, लेकिन यहाँ विसंयोजना की प्रकरण में इनको विशेष रूप से अलग से बताया गया, ये 14 प्रकृतियां नहीं होंगी, है ना। वैसे तो सभी जानते हैं एक इंद्रिय, विकलत्रय, आतप, ये सब मिथ्यात्व गुण स्थान में है तो अनंतानुबंधी के साथ ही हैं। लेकिन यहाँ इनको मना इसलिए किया गया क्योंकि विसंयोजना वाला जीव उस समय पर इन प्रकृतियों के उदय के साथ में नहीं होगा। हाँ, उस समय पर वो एक इंद्रिय, विकलत्रय, इन सब के साथ में आनुपूर्वी में, स्थावर आदि चतुष्क में, वहां पर इनकी विसंयोजना वाला जीव नहीं पहुंचेगा। एक इसीलिए तो यही तो कहने का मतलब है कि एक इंद्रिय, विकलत्रय, ये वाले मिथ्या दृष्टि जीवों में ये विसंयोजना वाली कंडीशन नहीं बनेगी। बस इतनी सी बात है। इस तरह से कसाय मारना पूर्ण हो गई। है ना।